गाइस एंड वेलकम बैक टू दीप हॉलिक नॉलेज। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होगे, फुल एनर्जेटिक। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो झारखंड के कोडरमा में एक इवेंट के अंदर एनसीपीसीआर के चेयरपर्सन प्रियांक कनुंगो ने बताया कि जो झारखंड की माइका माइंस हैं वो चाइल्ड लेबर फ्री डिक्लेयर हो गई हैं। और यह एक ऐसा कंप्लीट पहला इवेंट था जिसके अंदर ये चीज़ कम्प्लीटली हो पाई थी। अब माइका क्या है, आप देख सकते हो माइका की फ़ोटो, ये है माइका। तो माइका एक नेचुरली अकरिंग मिनरल डस्ट है जो कि मेकअप के अंदर फाउंडेशंस के तौर पे यूज़ करा जाता है, फिलर के तौर पे सीमेंट एंड एस्फाल्ट के अंदर यूज़ करा जाता है, और साथ ही साथ इंसुलेशन मटेरियल के तौर पे इलेक्ट्रिक केबल्स के अंदर यूज़ करा जाता है। उसके अलावा माइका का यूज़ रोड बनाने के लिए भी करते हैं। ठीक है। माइका डिपॉजिट्स जो हैं वो इंडिया के अंदर गया के अंदर पाए जाते हैं, कोडरमा और छोटा नागपुर प्लेट्यू प्लस हजारीबाग बेल्ट जो है झारखंड की, वो काफ़ी ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर है माइका का। आप मैप में इंडिया वाली साइड में देख भी सकते हो, रेड वाला है गया, ब्लू वाला है कोडरमा, ग्रीन वाला है हजारीबाग बेल्ट एंड देन ऑरेंज वाला है हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू। इसके अलावा जो माइका है वो राजस्थान के अजमेर में, मैप के अंदर एक ए से मैंने डिनोट करा हुआ है, अजमेर में काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। देन आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में, इन सब जगहों पे इंडिया के अंदर माइका काफ़ी अच्छी मात्रा के अंदर पाया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि एनसीपीसीआर क्या है। तो एनसीपीसीआर स्टैंड्स फॉर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो ये जो 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चे हैं, उनके जो भी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करता है, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है। उसके अलावा 5 मार्च 2007 को एनसीपीसीआर फाउंड करा गया था, इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली इंडिया में। देन इसका अगेन चेयरपर्सन या फिर चेयरमैन आप कह सकते हो वो है प्रियांक कनुंगो। ओनर जो है इसका या फिर जो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पेरेंट बॉडी है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और ये इस्टेब्लिश किसके तहत हुआ था? बाय द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के अंदर इसका जिक्र हुआ, और उसके बाद 2007 के अंदर ये बॉडी बनके तैयार हो गई। मूविंग नेक्स्ट, मसूद पेज़ेश्कियन जो कि अभी ईरान के प्रेसिडेंट हैं, तो ये प्रेसिडेंट बने जो कि ऑलरेडी कार्डियक सर्जन भी हैं और लॉ मेकर हैं। तो इन्होंने इलेक्शंस के अंदर सईद जलीली को हराया था और उसके बाद ये भी ईरान के प्रेसिडेंट बन गए। ईरान का ऑफिशियल नेम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, जिसको हम लोग पर्शिया के नाम से भी जानते हैं। प्लस ये एशिया की 6th लार्जेस्ट कंट्री है और वन ऑफ दी वर्ल्ड्स माउंटेनस कंट्री के अंदर भी इसका नाम है, जहाँ पे काफ़ी सारे पहाड़ है। उसके अलावा जो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल टर्म है वो होता है 4 साल का, यानी कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो 4 साल के लिए इलेक्ट करा जाता है, उसके बाद वापस से री इलेक्शन होता है। साथ ही साथ ईरान के अंदर कोई भी प्रेसिडेंट 2 बार से ज़्यादा इलेक्ट नहीं हो सकता, यानी कि कोई भी प्रेसिडेंट 4 साल देन अगेन 4 साल, यानी कि मैक्सिमम 8 साल के लिए सर्व कर सकता है। उसके बाद वो भले ही वोट जीत भी जाए, इलेक्शन जीत भी जाए, तब भी वो अगेन सर्व नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि इसको इस चीज़ के लिए परमिशन ही नहीं है कि वो इलेक्ट हो जाए। साथ ही साथ अभी आप वर्ल्ड मैप में देखो कि ये है ईरान, जो मैं ग्रीन से डिनोट कर रखा है। अभी यहाँ पे इसका जिक्र क्यों करा है मैं आपको बताऊँगा। और ये आप यहाँ पे देख सकते हो साइड में ईरान, ईरान को लेफ्ट से मतलब ईस्ट से, वेस्ट से, नॉर्थ से, साउथ से किस किस ने कवर कर रखा है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मूविंग नेक्स्ट, अभी ये ईरान का एक बड़ा मैप देखो आप, इसके बाद नीचे यहाँ पे मैंने एक मार्क करा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अभी आप ये बस ध्यान रखो इसका क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, वो भी आगे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं नॉर्थ में जो ईरान है वो है कवर्ड बाय, या फिर उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो शेयर होती हैं आर्मेनिया से। तो ये रहा आर्मेनिया मैप के अंदर। ठीक है, आप मैप में देख लेना, मैप आप साइड बाय साइड चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर खोल लो, इसको देखते रहना आप लोग। तो आर्मेनिया नॉर्थ में लगता है। साथ ही साथ आर्मेनिया की कैपिटल है येरेवान, और येरेवान जो है वो लार्जेस्ट सिटी है आर्मेनिया की, प्लस वर्ल्ड की ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली इनहेबिटेड सिटी है। देन उसके बाद आता है यहाँ पे अज़रबैजान, जिसकी बाउंड्री ईरान से लगती है, जिसकी कैपिटल है बाकू। तो बाकू जो है वो लार्जेस्ट सिटी है अज़रबैजान की, प्लस जो बाकू है वो 28 मीटर नीचे है सी लेवल से। ठीक है, जो कि इसको वर्ल्ड की लोएस्ट लाइंग नेशनल कैपिटल बनाता है, और लार्जेस्ट सिटी भी है ये जो कि सी लेवल से नीचे है, पूरी वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिटी जो कि सी लेवल से नीचे है। देन यहाँ पे कैस्पियन सी लगती है। उसके बाद फिर आता है यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, जिसकी कैपिटल है अशगाबाद, और जो अशगाबाद है वो लार्जेस्ट सिटी है तुर्कमेनिस्तान की। देन ईस्ट में आपका आता है अफगानिस्तान, जिसकी कैपिटल है काबुल। देन साउथ ईस्ट में आता है पाकिस्तान, जिसकी कैपिटल है इस्लामाबाद। अब जो मेन चीज़ है वो देखो, साउथ में
जो भी ईरान से बाउंड्री शेयर हो रही है वो हो रही है पहले तो गल्फ ऑफ ओमान की, देन पर्शियन गल्फ की, और गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ के बीच में आती है एक जगह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसकी वर्ल्ड के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, वो ये है कि लगभग वर्ल्ड का 20 से 30% ऑयल एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसी पैसेज से पास होता है। इसी के अलावा पर्शियन गल्फ के अंदर जो कंट्रीज आती हैं जैसे कि ईरान, इराक, कुवैत, कतर, यूएई, ये सभी अपना ऑयल एंड नेचुरल गैस इसी पैसेज के थ्रू पास करा के इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पहुंचाती है। साथ ही अगर इसके इस पैसेज के ऊपर यानी कि जो अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, अगर इसके ऊपर टेम्परेरी ब्लॉकेड भी आ जाता है तो उसका सीधा सीधा असर पड़ता है प्राइस हाइक पे, प्लस गैस चेन पे, ग्लोबली गैस चेन पे इसका पूरा फर्क पड़ता है। और जो उससे सबसे ज़्यादा मार्केट अफेक्ट होता है वो अफेक्ट होता है एशियन मार्केट। एशियन मार्केट के अंदर जो कंट्रीज है जैसे कि चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ये सारी की सारी हैविली रिलाइड है मिडल ईस्टर्न ऑयल एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस पे। तो अगर इस पे हल्का सा भी टेम्परेरी ब्लॉकेड आता है फिर कुछ होता है तो सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो इन्हीं कंट्रीज़ पे पड़ता है। तो इंडिया के इंपॉर्टेंस एक तो ये है कि अगर इसे ब्लॉक कर दिया, कुछ कर दिया, तो सीधा सीधा इंडिया से इफेक्ट होगा। साथ में जो इंडिया का मेन इंपॉर्टेंस है वो ये है, इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया का ये प्राइमरी रूट है क्रूड ऑयल एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस को लाने के लिए इंडिया के अंदर। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अरेबियन सी को कनेक्ट करता है और लगभग इंडिया का 85% क्रूड ऑयल एंड 70% लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसी पैसेज के थ्रू पास होकर के आता है। उसके अलावा वेस्ट में ईरान को टच करता है इराक, जिसकी कैपिटल है बगदाद, और नॉर्थ वेस्ट में करता है टर्की, जिसकी कैपिटल है अंकारा, और अंकारा को पहले एंकारा या फिर अंगोरा के नाम से भी जाना जाता था। सो पीएम मोदी रशिया गए थे 22nd एनुअल समिट के लिए, और लाइक यूएस प्रेसिडेंट अपने एयरफोर्स वन के अंदर ट्रैवल करते हैं, ऐसे हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं ये ट्रैवल करते हैं एयर इंडिया वन में, ठीक है, जिसको मैनेज करता है इंडियन एयरफोर्स। और ये जो एयर इंडिया वन है ये है बोइंग 777। तो बोइंग 777 प्लेन है जिसको एयर इंडिया वन कहता है क्योंकि उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ट्रैवल करते हैं, और ये मैनेज करता है इंडियन एयरफोर्स। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो गए थे दिल्ली से लेके मॉस्को के नुकोवो सेकंड एयरपोर्ट पर, जो कि एक वीआईपी एयरपोर्ट है रशिया का। उसके अलावा जो उन्होंने बातचीत करी थी 22nd एनुअल समिट में, वो करी थी ऑन द मैटर्स ऑफ एनर्जी, सिक्योरिटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर, टूरिज्म, साथ साथ पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस। और इन्होंने जो यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है तो उन पर भी उन्होंने बातचीत करी थी। साथ ही साथ जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं पुतिन, उन्होंने पीएम मोदी को एक अवार्ड दिया था जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। तो ये उनको मिला था, ठीक है। और ये क्या है मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा, बट अभी पहले रशिया के बारे में देख लेते हैं। तो रशिया जो है वो एक लार्जेस्ट कंट्री है पूरी वर्ल्ड की इन द टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है, लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। उसी के साथ साथ उसके अंदर 11 टाइम जोन्स हैं, यानी रशिया के अंदर टोटल 11 टाइम जोन्स हैं अगर आप ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट जाओगे। प्लस जो रशिया है वो 14 कंट्रीज़ के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करती है, और वर्ल्ड की 9th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, और यूरोप की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, यानी कि पूरी वर्ल्ड में पॉपुलेशन में वो 9वें नंबर पे आती है, और यूरोप में पॉपुलेशन में फर्स्ट नंबर पे आती है। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। इसके अंदर जो कॉन्टिनेंट है ये जो रशिया है ये यूरोप और एशिया इन दोनों का ही पार्ट है, और ईस्टर्न यूरोप एंड नॉर्दर्न एशिया रशिया इन दोनों का पार्ट बनाता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट है वो इसके अंदर चलती है कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, फेडरल रिपब्लिक एंड सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इसके अंदर फॉलो करा जाता है। यहाँ की करेंसी है रशियन रबल। अब जो पीएम मोदी को अवार्ड दिया था वो था ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। वो क्या वो देख लेता है। तो सबसे पहले 1698 में दिया गया था काउंट फ्योडोर गोलोविन को। उसके बाद अभी रिसेंटली दिया गया 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी जी को। और जो उसके रिसिपेंट्स हैं वो कोई भी नोटेबल गवर्नमेंट या फिर पब्लिक फिगर हो सकता है, मिलिट्री लीडर हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा इंडिविजुअल या फिर पर्सनैलिटी जिसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही हो किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे फिर वो साइंस हो, कल्चर या फिर इकोनॉमी हो। साथ में ये जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके हेड को भी दिया जा सकता है अगर उनकी वो नोटेबल सर्विस है रशिया के लिए। ये किसके नाम पर रखा गया है, ये सेंट एंड्रयू, यानी कि सेंट एंड्रयू हैं जो कि जीसस के अपोस्टल जिनको माना जाता है उनके नाम पे इसको रखा गया है। ये माना जाता है कि सेंट एंड्रयू ने रशिया एंड यूरोप के अंदर क्रिश्चियनिटी को फैलाया था, इसलिए इनके नाम पर उन्होंने ये रखा है। और ये साथ ही साथ सेंट एंड्रयू ने चर्च ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ये उन्होंने फाउंड करा था। भाई इसकी प्रोनाउंसिएशन एक बार देख लेना जो भी है, ठीक है। और
ये बनाया किसने है जो आपका अवार्ड है? ये सार पीटर द ग्रेट, उन्होंने 1698 के अंदर इसको बनाया था। उसके बाद 1918 में इसको अबॉलिश कर दिया था, इस अवार्ड को। लेकिन रशियन रिवॉल्यूशन के बाद इसको 1998 में प्रेसिडेंट के ऑर्डर से वापस ला दिया गया। जो उसका डिज़ाइन है उसके अंदर टोटल 17 ऑल्टरनेटिव लिंक्स है, ठीक है, जिसके अंदर एक ग्लाइडेड इमेज है रशिया के स्टेट एम्बलम की। ये जो आप नीचे देख रहे हो लाल वाला, ये है रशिया का स्टेट एम्बलम, जिसके अंदर टू हेडेड ईगल है और रेड बैकग्राउंड है। तो ये इनका स्टेट एम्बलम है। साथ ही साथ इस अवार्ड के अंदर एक बैज है, स्टार है और एक लाइट ब्लू सिल्क रिबन है, ठीक है। तो ये था सब कुछ इसके बारे में। देन मूविंग नेक्स्ट। सो अभी रिसेंटली बेलारूस ने ज्वाइन करा है एस को। एस है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी बेलारूस 10th मेंबर बना है एस का। और जो इनकी कन्फर्मेशन है वो 24th मीटिंग के अंदर कन्फर्म हो चुका है कि हाँ भाई बेलारूस इनका मेंबर बन चुका है। तो जो एस है वो 2001 के अंदर शंघाई के अंदर फाउंड हुआ था। उसके अलावा एस अब एक काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। शुरू में इसके अंदर बस 6 मेंबर्स थे और अब वहाँ से बढ़ करके इसके अंदर टोटल 10 मेंबर्स हैं, साथ में 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं और 14 डायलॉग पार्टनर्स हैं, राइट। एस जो है वो परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। एस का चार्टर 2002 के अंदर साइन करा गया था और फोर्स में आया था 2003 के अंदर। उससे पहले जो एस है ये 26 अप्रैल 1996 को इस्टेब्लिश करा गया था एज शंघाई 5। तो शंघाई 5 के नाम से इसको जाना जाता था। उस टाइम पर इसके अंदर चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान ये इसके पार्ट थे जिन्होंने इसको बनाया था। उसके बाद 2001 के अंदर ये फाउंड हुआ, यानी कि 15 जून 2001 के अंदर इसको फाउंड हुआ जब इसको उज़्बेकिस्तान ने ज्वाइन करा था। और आज के दिन में इसके हेडक्वार्टर्स हैं बीजिंग, जो कि चाइना के अंदर पड़ता है। यूनाइटेड स्टेट्स ने एस के ऑब्जर्वर के स्टेटस के लिए अप्लाई करा था, लेकिन उसको 2005 के अंदर रिजेक्ट कर दिया गया था। अब भाई ये है कहाँ पे वो आप देख लो मैप के अंदर, ठीक है। बेलारूस कहाँ पे है? तो ये है यूरोप का मैप, और यूरोप के मैप के अंदर जो ये झंडा है ये बेलारूस का झंडा है, और ये जो लैंड है ये है आपका बेलारूस, राइट। नाउ इसका एस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या काम करती है ये? तो ये म्यूचुअल ट्रस्ट और नेबरलीनेस बनाता है दो कंट्रीज या उससे ज़्यादा के बीच में। साथ ही साथ रीजनल पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी के अंदर काउंटर टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, इन सब से डील करता है। उसके अलावा इफेक्टिव कॉपरेशन बनाता है। साथ ही साथ पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी, ट्रांसपोर्ट, कल्चर, इन सब मैटर्स के ऊपर डील करता है। एक अच्छा कॉपरेशन बना रहा है, कंट्री अच्छे से ट्रेड, कल्चर इन सबको कर सके, इन सब पे फोकस करता है, राइट। अब मूविंग नेक्स्ट। तो यूके के अंदर यानी कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर रेशल रीव्स वहाँ की पहली फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर बनी है, राइट। मैप में आप देख लो, ये रहा यूरोप और इसके अंदर यहाँ पे आपका यूके, और यूके का फ्लैग है ये वाला, और ये है रेशल रीव्स जो कि वहाँ की पहली फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर है। मूविंग नेक्स्ट। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के अंदर अभी बांग्लादेश 5th मेंबर बना है। तो जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है ये 2011 के अंदर ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग के तौर पे बनाई गई थी। उस टाइम पर इसके जो मेंबर्स थे वो थे इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। उसके बाद इन्होंने अपनी 5th मीटिंग के अंदर 4th मेंबर को वेलकम करा जो कि था मॉरिशियस। देन उसके बाद 8th मीटिंग के अंदर 5th मेंबर आया, वो है भी बांग्लादेश, राइट। और जो 5th मीटिंग थी वो थी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की, और जो भी 8th मीटिंग है ये है डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की, जिसके अंदर बांग्लादेश को उन्होंने 5th मेंबर बनाया है। उसके बाद सेचिलिस ने ये मीटिंग अटेंड करी थी, ये जिसके अंदर वो ऑब्जर्वर के तौर पे था। अभी जो इसके करंट मेंबर्स हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के, वो हैं इंडिया, मालदीव्स, श्रीलंका, मॉरिशियस एंड बांग्लादेश, और सेचिलिस बस एक ऑब्जर्वर है। देन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है उन्होंने 2024 के अंदर मित्रा वन इस्टेब्लिश करा है नेपाल बॉर्डर के अलॉन्ग में। तो जो वृक्षारोपण जन अभियान 2024 है इसके अंदर उन्होंने मित्रा वन को प्रपोज करा, और इनका जो मेन फोकस है वो ये कि ताकि वो ग्रीनरी बढ़ा सकें उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर पे। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इसके लिए वो 35 करोड़ सेपलिंग्स लगाने वाला है 35 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यानी कि 35 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जो कि नेपाल या फिर अदर स्टेट्स के बॉर्डर को टच कर रही है। और ये जो ड्राइव है ये ऑलरेडी 2024 के अंदर 20 जुलाई को स्टार्ट हो चुकी है। प्लस स्पेशल अटेंशन जो है वो दी जा रही है उन डिस्ट्रिक्ट्स को जो कि नेपाल से डायरेक्टली टच होती है, जैसे कि सोनौली, महाराजगंज में, लखीमपुर खैरी, श्रावस्ती, बहराइच और पीलीभीत।
इसी के साथ-साथ मित्र वन के अलावा ये लोग शक्ति वन, युवा वन, बाल वन, इन पर भी फ़ोकस कर रहे हैं कि इनको भी एस्टेब्लिश कर दें। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो है लखनऊ, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव ब्रांच भी है इनकी, और जो उसका लैंड एरिया लखनऊ का वो है 2,43,286 स्क्वायर किलोमीटर। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है श्रीमती आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 के अंदर पाया गया था, बन गई थी ये स्टेट। आज के टाइम में इसके अंदर टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 18 डिवीजन्स हैं। अगर नेपाल की बात करें तो उसकी कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रूपी, और पॉपुलेशन है 3.05 करोड़ एज ऑफ 2022। प्रेसिडेंट है वहाँ के रामचंद्र पौडेल, और हाईएस्ट माउंटेन पीक नेपाल की साथ ही साथ वर्ल्ड की वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,848 मीटर या फिर 8,850 मीटर्स। तो इन पे कोई इसमें कहता है कि 8848 है, कोई कहता है 8850 है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो भी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सेटअप कर रही है, जिन्होंने अभी रिसेंटली 25,000 करोड़ वर्थ की डील ली है, जो जिसके अंदर ये 154 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का वो करने वाला है। तो इसके अंदर ये टोटल लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, चित्रकूट एंड आगरा के अंदर फैलेगी। यहाँ पे इन सबका इसका पार्ट होगा, यानी ये सारी की सारी जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये पार्ट होंगी उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का। उसके बाद महाराष्ट्र को बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट का अवार्ड मिला था 2024 के लिए, जो कि 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड्स कमेटी ने अनाउंस करा था। और इस कमेटी के जो हेड है जस्टिस पी सथशिवम, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस भी हैं इंडिया के और गवर्नर है अभी केरला के। इन्होंने ये अनाउंस करा था कि ये महाराष्ट्र को बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट का अवार्ड दिया जाएगा। उसके बाद राजस्थान ऐसी पहली स्टेट है जिसने 10 साल के लिए रोड सेफ्टी एक्शन प्लान को एक्सेप्ट करा है। इनका एम है कि 2030 तक जो भी रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसको ये 50% तक कम कर सकें। देन नागालैंड को अभी सेलेक्ट करा गया है बेस्ट स्टेट फॉर एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 का, जिसको हॉर्टिकल्चर के अंदर ये अवार्ड दिया जा रहा है। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने अभी प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च कराया 2024 के अंदर, टोटल 55 डिस्ट्रिक्ट्स में मध्य प्रदेश की। सो रिसेंटली इंडिया के यंग माउंटेनियर नीतीश सिंह, उन्होंने भारत का झंडा लहराया था अभी मलेशिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट किनाबालू पर। माउंट किनाबालू जो है वो हाईएस्ट माउंटेन पीक है बोर्नियो में एंड मलेशिया में, जिसकी हाइट है 4095 मीटर। ये थर्ड हाईएस्ट पीक है किसी भी आइलैंड की पूरे अर्थ पर, और 28th हाईएस्ट पीक है साउथ एशिया में। जो उसकी लोकेशन है वो है साभा की रनआउट डिस्ट्रिक्ट के अंदर मलेशिया ये पहाड़ पड़ता है, ठीक है, ये पीक पड़ती है। और जो मलेशिया है इसकी कैपिटल है कुआलालंपुर, करेंसी यहाँ की मलेशियन रिंगिट, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की मलय, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के अनवर इब्राहिम। और जो बोर्नियो है, बोर्नियो पूरी अर्थ पे थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है। पूरे अर्थ पे टोटल 5 लार्जेस्ट आइलैंड है, जिनमें से सबसे पहला है ग्रीनलैंड, दूसरा है न्यूजीनिया, थर्ड है बोर्नियो जिसकी हम बात कर रहे हैं, फोर्थ है मडागास्कर और फिफ्थ है बेफिन। तो ये 5 लार्जेस्ट आइलैंड्स हैं, जिसमें से थर्ड नंबर पे बोर्नियो। बोर्नियो डिवाइडेड है 3 पार्ट में, मिडल में इसके आप मान लो पूरी में आता है मलेशिया, देन नॉर्थ में आता है इसके ब्रूने, और नीचे आता है इंडोनेशिया। और बोर्नियो एंड मलेशिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट किनाबालू, राइट, जो कि 4095 मीटर्स ऊंची है। मूविंग नेक्स्ट, एक ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी कजाकिस्तान में, बिरलेस्टिक, ठीक है, जो कि 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक हुई थी 2024 के अंदर, जो कि ओई मार्शल ट्रेनिंग ग्राउंड एंड केप टोकमाक, जो कि कैस्पियन सी के अंदर है, यहाँ पर एक्सरसाइज कराई गई थी। ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट था बिटवीन डिफेंस मिनिस्ट्रीज ऑफ अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। आप मैप में देख सकते हो सारी की सारी कंट्री, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एंड अजरबैजान। प्लस इनके यहाँ पे साइड में कैपिटल लिखे हैं, अजरबैजान की है बाकू, कजाकिस्तान की अस्ताना, किर्गिस्तान की है बिश्केक, तजिकिस्तान की है दुशनबे, और उज़्बेकिस्तान के तशकेंत। ये एक फ़ोटो है बिरलास्टिक 2024 एक्सरसाइज की। देन एक्टर रामचरण को अभी इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर एम्बेसडर का अवार्ड मिला है इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न के अंदर, राइट। तो ये बेस्ट ऑफ इंडियन सिनेमा को अवार्ड दिया जाता है, 2010 के अंदर ये फाउंड हुआ था। एनुअल फेस्ट है ये, जो कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल है मेलबोर्न के अंदर ही एनुअली होता है।
मेलबर्न जो है वो एक सिटी है विक्टोरिया के अंदर, और विक्टोरिया जो है वो साउथ ईस्टर्न रीजन के अंदर आता है ऑस्ट्रेलिया में। और जो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है वो है कैनबेरा। और ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है और स्मॉलेस्ट है सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स के अंदर, यानी कि सातों कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया भी कॉन्टिनेंट है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ये वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हो कि ये है ऑस्ट्रेलिया और यह है ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग। तो भाई एकदम जो भी दिखा रहा हूँ सब याद करते चलो। देन अगला, आइवरी कोस्ट जो है वो 10th अफ्रीकन कंट्री बनी है जिसने भी यूएन वाटर कन्वेंशन को ज्वाइन करा है। ऑफिशियली आइवरी कोस्ट का जो नाम है वो है ये कोट दे लवायर, और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कोकोआ बीन्स की, यानी सबसे ज़्यादा कोकोआ बीन्स आइवरी कोस्ट ही एक्सपोर्ट करता है। इसकी कैपिटल है यामूसोक्रो, करेंसी है इसकी वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रांक, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की फ्रेंच, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो है एलासाने वाटारा। और जो वाटर कन्वेंशन है ये एक इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी है यूएनईसी की। यूएनईसी है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इंडिया इस वाटर कन्वेंशन का पार्ट नहीं है। और ये जो वाटर कन्वेंशन है क्या है, तो ये जो वाटर कन्वेंशन है ये ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज और इंटरनेशनल लेक्स के प्रोटेक्शन एंड अच्छे यूज़ के लिए बनाया गया है कि इसको कैसे यूज़ करना है, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, उन सबसे वाटर कन्वेंशन डील करता है। और ये जो पॉलिसी है, ये जो वाटर कन्वेंशन है, ये 6 अक्टूबर 1996 में आया था, और अभी इसके अंदर करंटली 46 कंट्रीज़ हैं और यूरोपियन यूनियन है। अभी नासा यानी कि जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उन्होंने बताया कि उनको मार्स के ऊपर सल्फर मिल चुका है। तो ये सल्फर है भाई साइड में रखा हुआ। सल्फर सल्फर का जो सिंबल है वो है एस, एटॉमिक नंबर है 16। ये वाटर के अंदर इंसॉल्युबल होता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड, फर्टिलाइजर्स प्लस लेड एसिड बनाने के लिए यूज होता है, जो कि कार बैटरीज में इन सब में यूज़ करा जाता है। प्लस एक्सप्लोजिव और बाकी सब चीज़ों के लिए सल्फर का यूज़ किया जाता है। नेचुरल एलिमेंट है जो कि वॉल्केनिक एरियाज के अंदर जनरली आपको मिल सकता है। उसके बाद दरबार हॉल और अशोक हॉल जो कि राष्ट्रपति भवन के अंदर है, इनका नाम चेंज करके भी कर दिया गया गणतंत्र मंडप एंड अशोक मंडप। दरबार हॉल जो है वो सिविल एंड डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनीज को होस्ट करता है। राइट में जो अशोक हॉल है, ये हाई कमिश्नर्स एंड एम्बेसडर्स जब भी प्रेसिडेंट से मिले कुछ भी क्रेडेंशियल्स शेयर करता है तो वह अशोक हॉल के अंदर करा जाता है। इंडियन एयरफोर्स ने भी एक एक्सरसाइज पिच ब्लैक के अंदर पार्टिसिपेट किया था, जिसको होस्ट करा था रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने, RAAF, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ही डार्विन बेस पर किया गया था। इसके अंदर जो इंडिया कंटिजेंट था उसके अंदर थे Su-30 MKI, C-17 ग्लोब मास्टर, IL-78 जो कि एक एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है। यह है IL-78, जो उसके मैन्युफैक्चरर हैं वो है इल्यूशन रशा, रशा से बनाता है। C-17 ग्लोब मास्टर, इसके जो मैन्युफैक्चरर हैं वो है मैकडॉनल्ड डगलस स्लैश बोइंग, ये भी यूएसए के अंदर ही है। जो उसका बैकग्राउंड है वो ये है कि जो मैकडॉनल्ड एयरक्राफ्ट है उसका मर्जर हुआ पहले डगलस एयरक्राफ्ट के साथ 1967 के अंदर, देन इनका मर्जर हुआ बोइंग के साथ 1997 के अंदर, और अभी करंट इनके हेडक्वार्टर यूएसए के अंदर। इस कंपनी का नाम है पूरा का पूरा मैकडॉनल्ड डगलस स्लैश बोइंग। भाई मैकडॉनल्ड ये उसका नाम है, मैकडॉनल्ड खाने वाला नहीं है, ठीक है। देन अगला हमारा जो कंटिजेंट में प्लेन था वो था सुखोई Su-30 MKI, जिसका मैन्युफैक्चर हमारा भारत ही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि बेंगलोर इंडिया के अंदर है वो उसको बनाता है। इनिशियली जो उसका डिज़ाइन है वो रशिया के सुखोई कॉरपोरेशन ने बनाया था। और MKI जो है उसका मतलब है रशिया के अंदर, यानी रशियन लैंग्वेज के अंदर मॉडर्नी जीरोवेनई कॉमरचेस्की इंडिस्की, यानी कि मॉडर्नाइज्ड कमर्शियल फॉर इंडिया। इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो ये है, और रशियन लैंग्वेज में MKI का मतलब ये है, इसलिए इसका पूरा नाम है Su-30 MKI। इंडियन एयरफोर्स का कंटिजेंट जो कि एक्सरसाइज के लिए गया हुआ था, एक्सरसाइज उडारा शक्ति, जो कि मलेशिया में ये वहाँ पर गया हुआ था, वो 10 अगस्त 2024 को इंडिया में आ चुका था। ये एक्सरसाइज हुई थी बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड RMAF यानी कि रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के बीच में। ये एक्सरसाइज हुई थी रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के बेस जो कि क्वांटन मलेशिया में वहाँ पे हुई थी। इसके अंदर 7 सुखोई 30 MKI थे। ये यहाँ पे आप देख लो, ये मलेशिया का फ्लैग है, ये अपना सुखोई 30 MKI है। देन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्टे का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है, जो कि है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर। वहाँ के प्रेसिडेंट हैं तिमोर लेस्टे के जोस रेमोस हॉटा। वहाँ की कैपिटल है दिल्ली, जो कि लार्जेस्ट सिटी भी है तिमोर लेस्टे की। ऑफिशियल लैंग्वेज है वहाँ की पोर्तुगीज तेतुम। करेंसी है वहाँ की US डॉलर या फिर ईस्ट तिमोर सेंटावो।
प्लस जो भी द्रौपदी मुर्मू वहाँ पे गई थी, वो पहली प्रेसिडेंशियल विजिट थी इंडिया से तिमोर लेस्टे में, यानी तिमोर लेस्टे में आज से पहले कभी भी कोई भी प्रेसिडेंट नहीं गया। जो पहली प्रेसिडेंट गई हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। और ये जो अवार्ड है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर, ये वहाँ के जो प्रेसिडेंट है ईस्ट तिमोर वो देता है, ठीक है, उन्होंने दिया था। ये किस किस को दिया जा सकता है, किसी भी सिविलियन को या फिर मिलिट्री पर्सनल को इंक्लूडिंग फॉरेनर्स को जिनका कुछ भी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होना चाहिए नेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी में। ये अवार्ड 6 मई 2009 के अंदर पाया गया था। नेक्स्ट, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने बिम्स्टेक की मीटिंग को एड्रेस किया था, जो कि नए पैडो में म्यांमार के अंदर हुई थी। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, जो कि 6 जून 1997 को इस्टेब्लिश करी गई थी। सेक्रेटरीट है इसके ढाका बांग्लादेश में। चेयरमैनशिप इसकी थाईलैंड के पास है 2022 से, और सेक्रेटरी जनरल है इसका इंडिया 2023 से। करंटली भी इसके अंदर 7 कंट्रीज हैं, जो कि है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ऑब्जेक्टिव जो है बिम्स्टेक को एक बार आप पढ़ लेना। देन मूविंग नेक्स्ट, डीआरडीओ ने अभी एक मल्टी लेयर्ड क्लोथिंग सिस्टम डिज़ाइन करा है जिसका नाम है हिम कवच, और इसका स्पेशल फीचर ये है कि ये एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के अंदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकता है, यानी कि ये +20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -60 डिग्री सेल्सियस तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा टेम्परेचर से। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1958 में इस्टेब्लिश करी गई थी, और ये 3 मेजर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन को मिला करके बनाया गया था, जो कि है डीएसओ, डीटीडीई एंड डीटीडीपी। तो डीएसओ है डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, डीटीडी है डिफेंस टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, और डीटीडीपी है डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। उसके अलावा जो उसके चेयरमैन है वो है डॉक्टर समीर वी कामत, जो कि अगस्त 2022 से डीआरडीओ के चेयरमैन है। देन अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो आप देख लेना, और जो एक दो मेन है वो आपको बताता हूँ, जैसे कि ये वाला। फर्स्ट इंडियन वुमेन जिसने इंडिपेंडेंस से अभी तक 2 मेडल जीते हो सेम ओलंपिक्स के अंदर, तो वो है मानू भाकर, ठीक है। इसमें ये चीज़ ध्यान रखना कि सेम ओलंपिक्स की बात हो रही है, और अगर सिर्फ और सिर्फ ओलंपिक्स की बात करें, किसी भी ओलंपिक्स में लेके आए हो, तो ऑलरेडी पीवी सिंधु बैडमिंटन के अंदर 2 मेडल जीत चुकी है, बट वो अलग अलग ओलंपिक ईयर के अंदर थे। और यहाँ पर मानू भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में, और एक ब्रॉन्ज जीता था मिक्स्ड 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में, जो कि सरबजोत सिंह के साथ थी। सरबजोत सिंह लड़का है। विच कंट्री विल होस्ट द 83rd एडिशन ऑफ द प्रेस्टिजियस मद्रास कोलंबो रेगाटा? तो श्रीलंका। अब रेगाटा क्या है, ये एक स्पोर्ट है जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है, जिसके अंदर बोट रेस होती है। रेगाटा का मतलब होता है बोट या फिर याच, तो इसको याद रखना। देन वेयर इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024, तो ये हुई है भाई सूरत तमिलनाडु में। इसके अंदर 30 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा था, जिसमें से लगभग 10 कंट्री ने अपने एयरक्राफ्ट के साथ इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। बाकी Q&A आप एक बार पॉज कर करके देख लेना सारे के सारे। बाकी बस यही था आज के लिए, और बाकी वीडियो कैसी लगी एक बार मेरे को कमेंट में बता देना, उसके हिसाब से फिर आगे वीडियो बनाते रहेंगे, बढ़िया बढ़िया और टाइमली वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर, मेल या फिर टेलीग्राम पर एक बार मैसेज ड्रॉप कर देना। उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच।